वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनका कंप्लीट सोल्यूशन और जो भी आपके नेट, जीआरएफ, गेट या जैम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो हम 12 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट ये बहुत ईजी टॉपिक है जिसके एक या दो क्वेश्चन आपको नेट में पक्का मिल जाएंगे, गेट में भी मिलेंगे, जैम में भी मिलेंगे। तो एटलीस्ट जो आपको आता है, आपने 12th क्लास से पढ़ा है अपने बेसिक से, तो उसे तो आप ना छोड़े तो अच्छा है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी, वही सारी चीज़ें देखेंगे आप, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे 2 पार्ट में होंगे, 15 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो सिंपली इसका जब भी आपको ये वर्ड आए, सिंपल आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, जो होता है 3RT डिवाइडेड बाई M। R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, M आपका मोलर मास। अब इसमें आपसे पूछे कि अगर टेम्परेचर आपका डबल हो जाए, ठीक है, इससे पूछे अगर आपका टेम्परेचर डबल हो गया, नेक्स्ट केस है जिसमें 3RT, पहले आपका T था, अब T डबल हो गया, मतलब 2T हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर है उसमें क्या चेंज आएगा। देखिए, अगर T क्या है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी T में चेंज आएगा वही चेंज, जो भी चेंज आपकी T में आ रहा है वही आपके रूट मीन स्क्वायर में भी आएगा। अगर ये 2 से इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें भी 2 का इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, देखिए आपको 2, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट है, तो मतलब क्या है, रूट 2 का चेंज आ रहा है। तो जब T रूट 2 से इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब जो आपका ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी रूट 2 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना, 2 बोला है तो आपको सिर्फ 2 नहीं लिखना, 2 से इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ये रूट भी देखना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, C, इंक्रीज़ बाय फैक्टर ऑफ 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो RMS दिया हुआ है आपको वेलोसिटी N2 की मॉलिक्यूल की, वो दी हुई है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेम आपको HE की वेलोसिटी निकालनी है उसी टेम्परेचर में। सबसे पहले तो आप लिख दीजिए कि वैल्यू क्या है, 3RT डिवाइडेड बाई M। ये आपको एक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए N2 का तो दिया हुआ है, N2 का आपका VRMS कितना दिया हुआ है, 500 मीटर पर सेकेंड। और आपको बोला है कि हीलियम की आपको निकालनी है सेम टेम्परेचर में, ठीक है, सेम टेम्परेचर में आपको निकालनी है। टेम्परेचर सेम दिया है, आपको पता है 3 तो कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट भी सेम है, और टेम्परेचर कहा है इन्होंने सेम ही रखना है। बस चेंज क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास का। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब भी आपको ऐसे 2 चीज़ों को दिया हो तो सिंपल आप कंपेयर कर लीजिए। कैसे, देखिए, ये N2 का मान लेते हैं हम V, ये हीलियम का मान लेते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर है ये। अब देखिए, इसका सिंपल R बाई M, इसका भी यही लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब इनके केस में क्या है, ये तीनों तो कॉमन है, सेम है, क्योंकि 3 और R तो कांस्टेंट है, और यहाँ इस केस में हमें T भी सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, V जो होगा N2 वो रूट ओवर M जो होगा आपका N2 इन्वर्स में, ये नीचे है तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास सबको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम का, ठीक है। और आपकी रूट मीन स्क्वायर हीलियम की ये हो जाएगी। अब एक बात बताइए, देखिए, आपको कभी भी गलती ये नहीं करनी कि इन दोनों को ऐसे काट दूँ, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये अपॉन में होंगे फिर भी रूट लगेगा, जब इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ रूट हो तो आप इजीली काट सकते हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप इसका तो N2 का तो आपको दिया हुआ है, RMS कितना है पर सेकेंड है, हीलियम का आपको निकालना है, आप यहाँ पे VHE लिख दीजिए। यहाँ पे मोलर मास आपको हीलियम का कितना होता है आपको पता है, 4,
और वहीं पे आपका n2 का कितना होता है, आपका देखिए एक n का कितना होता है 14 और दूसरे का 14, तो ये हो गया 28 √ ठीक है। अब जब आप इसका निकालते हैं तो आप सिंपल आप क्या कीजिए, VHE निकाल लीजिए आप। अब देखिए आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू √28 डिवाइड बाई √4, 4 तो हट जाएगा √2 में, ठीक है। और आप इसका भी करेंगे, जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। और आप आंसर कमेंट में बताइएगा इसमें से आपका आंसर कौन सा आया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द गिवन दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल इन अ गैस इज़ 500 एट 27 डिग्री सेल्सियस, द RMS वैल्यू एट दिस टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन दोनों का सेम ही है, इसमें आपसे N2 का दिया हुआ था और आपसे पूछा HE, आपको बोला दोनों का टेम्परेचर सेम है। बट इस केस में क्या है, आपको N2 का ही निकालना है, इसमें भी दोनों N2 का ही निकालना है। बट पहला जो N2 आपको वेलोसिटी निकाल के दी हुई है वो दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस में, और आपको बोला है कि 320 डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे दोनों को, उसके बाद इन दोनों को सेम इसी तरह से आप इसी इक्वेशन से आप निकालिए। बस इस बार क्या है, मोलर मास सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, टेम्परेचर में। मोलर मास तो सेम ही रहेगी, ये तीनों सेम रहेंगे, बस टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। तो आप आंसर निकाल लीजिएगा। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़ 50 सेंटीमीटर एट द प्रेशर ऑफ दिस, द मीन फ्री पाथ व्हेन द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू दिस टॉ विल बी। देखिए आपको पता है मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखिए ये आपका एटम है या मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है। हम ये बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे आपके इस कंटेनर में, ठीक है। आपका कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल है मान लीजिए, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। हम सिर्फ इस बार सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या है, आपका ये मॉलिक्यूल जाएगा, इससे टकराएगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, ठीक है। तो ये जो टाइम ट्रैवल किया इसने दोनों कोलिजन के बीच में, ठीक है, आई मीन इससे कोलाइड होने के बाद और इससे कोलाइड होने से पहले का जो ये टाइम है आपका, ये जो पाथ है, ये पाथ कोलिजन से पहले ये वाला पाथ, इस पाथ को हम कहेंगे फ्री पाथ, ठीक है। जब ये फ्रीली मूव हो रहा है बिना किसी के साथ कोलिजन में, और जब इस एक मॉलिक्यूल के सारे फ्री पाथ का हम मीन ले लें, जितना भी इस मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया है फ्री पाथ, इसका जब आप मीन ले लेते हो तो उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसमें सिंपली कहा है कि इसका मीन फ्री पाथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हम L मान लेते हैं। और इसने कहा है कि प्रेशर इतना था, ये 1 है, ठीक है। उस टाइम पे प्रेशर कितना था, 1 × 10⁻⁻⁻⁴। अब इसने पूछा है कि अब आपका मीन फ्री पाथ कितना होगा जब आपका जो प्रेशर है, प्रेशर चेंज हो गया, 1 × 10⁻⁻² हो गया, तो अब आपका मीन फ्री पाथ कितना होगा, मतलब आपको L2 निकालना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, जितना आप प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज़ ये आपका कोई भी कंटेनर का ये आपका ढक्कन है या पिस्टन है, इसका प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका एरिया कम हो रहा है तो इसका फ्री पाथ कम हो रहा है। अब जितने मॉलिक्यूल इस पूरे कंटेनर में थे, अब इस इतने छोटे पार्ट में होंगे, तो अब बताइए स्पेस बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी कोलाइड होंगे। तो जो फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, फ्री पाथ बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका मीन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इससे आप एक रिलेशन बना सकते हो, L1 = P1, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना सकते हो आप ऐसे। L1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, L2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। तो L1 आपको पता है कितना है, 50। नेक्स्ट आपको L2 निकालना है। आपको पता है P2 कितना है, 1 × 10⁻⁻², और आपको पता है ये कितना है, L × 10⁻⁻4। तो जब आप इसे निकालते हैं तो आपका इक्वेशन क्या होगी, 10⁻⁻4 × 50 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, ये आप हो जाएगी आपकी L2। अब आप इसे निकाल सकते हैं, प्लस जाएगा 10⁻⁻2 × 50, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आंसर है ये।
तो ये ऑब्वियसली जैसे आपका प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा आपका उतना मीन लेंथ है वो उतना कम होती जाएगी। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, पहले प्रेशर कम था तो 50 थी, जैसे प्रेशर बढ़ा 0.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस, बताया नहीं है कौन सा गैस है, मान लीजिए हम मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ एक्स गैस। ठीक है, इज़ 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1.5 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, इसमें हमसे बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें उस अननोन गैस एक्स का, मतलब इस वाली एक्स गैस का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए सिंपल, आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने ये जो एक्स गैस है और ये जो ऑक्सीजन गैस है दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है, मतलब दोनों को सेम कंटेनर में लिया है। ठीक है, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में। तो अब हम क्या सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमने लिखा है एक्स के लिए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एक्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स है और ये डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए अब इसमें 1.5 टाइम्स है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया, डेंसिटी ऑफ एक्स है, ये डेंसिटी ऑफ O2 का कंपैरिजन करें तो जो डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी का कुछ एक नंबर है जो यहाँ दोनों में सेम होगा, और हम जब इस सेम नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेंसिटी बन जाएगी डेल एक्स, ये एक्स वाली गैस की। जैसे सपोज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 मान लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एक्स गैस की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2 × 1.5। तो इस तरीके से कुछ दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम है। ठीक है, सेम मानते, अगेन मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट और ये वॉल्यूम, हमने माना है कि हमने सेम कंटेनर सेम वॉल्यूम के कंटेनर में दोनों गैस को लिया है। ठीक है, तभी तो हम डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये देखिए, अब हमें एम तो निकालना है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का पता है कितना होता है, एक का 16 होता है, दूसरे का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन लिख सकते हैं 1.5 = एम तो हमें निकालना है और ये हो जाएगा 32। ठीक है, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.5 × 32 = एम। तो ये मास आ गया आपके एक्स गैस का। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। तो ये है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इथेन इज़ इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बेंजीन। देखिए ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है कि जो रेशियो ऑफ टेम्परेचर है T1, आपको रेशियो निकालना है टेम्परेचर का, T1 और T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, जिसमें से आपने कहा है, इसमें कहा है कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है इथेन की। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो इथेन है उसकी हमें दी हुई है एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √8RT डिवाइडेड बाई πm। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और आपको बेंजीन का बोला है, आपको यहाँ पे बेंजीन के लिए बोला है कि आपके बेंजीन की रूट मीन, ठीक है, ये होता है 3RT/m। और एक और होता है आपका V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो होती है √2RT/m। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इथेन और बेंजीन की दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और आपको बताना है T1 और T2 का आपको रेशियो बताना है कि जिसमें इथेन की एवरेज और बेंजीन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ठीक है, एवरेज और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल इनकी इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए πm। ठीक है, इधर भी आप 3RT डिवाइडेड बाई m कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 3
नहीं कटेगा। टी भी नहीं, सॉरी, यहाँ पे T1 लिया है इथेन के केस में, और यहाँ पे बेंजीन के केस में लिया है 2, ठीक है। तो T तो नहीं कटेगा, सॉरी, T2। अब देखिए R तो कॉमन है, R कट जाएगा। बाकी मॉलिक्यूलर जो आपका वेट है वो भी नहीं कटेगा, क्योंकि आपका जो M है वो इथेन का आएगा यहाँ, और यहाँ बेंजीन का आएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिए, रूट हट जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये बचा RT1 डिवाइडेड बाई पाई M, मॉलिक्यूलर वेट जो भी इथेन का होगा वो आएगा, और यहाँ पे ये रूट तो कट चुका है, तो ये होगा 3T2M बेंजीन का, ठीक है। ये बेंजीन का, ये इथेन का। अब T1 T2 का रेशियो निकालना, T1 बाई T2। अब ये 3 इंटू पाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन अगर आप निकालें तो इथेन क्या होता है, 12 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। और बेंजीन का आप देखें तो कितना होगा, 12 इंटू 6 प्लस 6। तो ये दोनों आप ये इथेन का कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बेंजीन का। और आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 3, सॉरी, ये आ जाएगा 8 इंटू M जो आपका है बेंजीन, तो ये हो जाएगा आपका 78, ठीक है। तो जब आप इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.48 इन सबको कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो आपका मीन स्पीड है H2 का वो 1.78 किलोमीटर पर सेकेंड है। आपको मीन स्पीड निकालनी है D2 की। D2 आपका ड्यूटेरियम है। देखिए मीन स्पीड क्या होती है, मीन स्पीड आपकी एवरेज ही, हाँ कोई ही हम मीन स्पीड कहते हैं। तो आपकी जो मीन स्पीड या फिर इसे आप कह लीजिए एवरेज, इसे हम लिखते हैं 8RT डिवाइडेड बाई पाई M, ठीक है। इसमें आपको H2 की दी हुई है और आपको D2 की निकालनी है। तो सिंपल क्या कीजिए, यहाँ H2 की V ले लेते हैं हम, ठीक है। और अगेन ये ले लेते हैं 8RT। सबसे पहले आप स्टेप वाइज स्टेप कीजिए तो आपकी कभी गलती नहीं होगी, वरना कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाएगा। ये D2 का कंपेयर कर लेते हैं, दोनों के हमें मीन ही पूछिए, तो ठीक है। मीन स्पीड ले लिया हमने। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई कॉमन है, 8 कॉमन है, R कॉमन है, और टेम्परेचर भी हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है कि डिफरेंट होना चाहिए, तो हम सेम ही मानते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट मीन स्क्वायर के। तो जो V जो स्पीड ऑफ H2 दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1.78, ठीक है, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट इसका। तो H2 का आपको पता है कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास H2 का होगा 2। अब उसी तरह से इसका हमें निकालना है, x मान लेते हैं, मीन स्पीड ऑफ D2 निकालना है, और ये भी इन्वर्सली होगा तो इसका जो m होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा m D2 का 4√4, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करिए, 1.78 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √4 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आपका ये तो 2 निकल जाएगा, इसे हम 2 लिख सकते हैं। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप अपना आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। वैसे आपका आंसर होगा ये B, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है C2H6 जैसे हम इथेन कहते हैं, और दूसरा आपको दिया हुआ है हीलियम। अब इन दोनों में आपसे कहा है कि आपको A और B कंपेयर करना है, ये दोनों वन डेर वाल्स कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव टर्म नहीं होती, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो पोस्टुलेट हमारा ये गलत है, ठीक है। इसलिए कौन सी टर्म आई आपकी AI, ठीक है, जिसे हम अट्रैक्टिव टर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब इन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से गैस जो होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लिक्विफिकेशन में क्या होता है, जो आपके गैस मॉलिक्यूल हैं उनमें कुछ अट्रैक्शन होता है, वो इतने क्लोज आते हैं कि वो बाद में लिक्विफाई हो जाते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, जितना ज़्यादा आपको लगता है कि वॉल्यूम का साइज़ होगा
जो जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा उतना इजीली वो लिक्विफाई हो जाएगा या उतना इजीली उनमें अट्रैक्टिव टर्म होगा। अब आपको बताइए, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्टिव टर्म होगा या इनके बीच में, जो छोटे छोटे? ठीक है, ऑफकोर्स बड़े साइज़ वालों में। तो इन दोनों के कंपैरिजन कौन सा साइज़ बड़ा लग रहा है आपको? इथेन का। तो ए के लिए कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? C2H6 एज़ कम्पेयर टू हीलियम। नेक्स्ट पी का टर्म देखते हैं। अगेन KTG में एक और पोस्टुलेट था जिसमें हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल का जो एटम का साइज़ होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू उस पूरे वॉल्यूम, जितना भी उस वॉल्यूम का गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में आपका ये मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी टर्म आई? बी, जो आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम की होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब एक बात बताइए, वॉल्यूम तो डायरेक्टली, अब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके साइज से। अगेन साइज का टर्म आए तो ये क्या है? C2H6। इन जनरल, मैं आपसे इन जनरल कह रही हूँ कि अगर हम इन जनरल ऐसे देखें तो हमें क्या मिलता है? ए और बी दोनों केस में इसके बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू हीलियम। तो कंपेयर टू सी द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल गैस कांस्टेंट फॉर He, और इसके फॉर He के लिए क्या होगा? दोनों छोटे होंगे, बोथ विल स्मॉल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक सिलेंडर कंटेनर है। अब इसमें क्या करना है कि आपको टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, इन्होंने 1 लीटर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब सेपरेट किया हुआ है, सॉरी पिस्टन ने सेपरेट किया हुआ है 250 मिलीग्राम हीलियम और 250 मिलीग्राम नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर पे। अब आपको बताना है जो लेंथ है L1 और L2 का रेशियो कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको, जैसे ही सिलेंडर बोला तो बहुत सारे लोग ऐसे इमेजिन करते हैं सिलेंडर, ठीक है, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है? सिलेंडर ऐसे लैंडस्केप में मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह के से है। यहाँ आपका ये पिस्टन है, ठीक है, ये आपका 1 वाला हीलियम है, ये 2 वाला आपका जो पोर्शन है वो नाइट्रोजन का है। तो अब बताइए, आप जब वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम आप सिलेंडर की क्या लेते हैं? πr²h, ठीक है। h आपका क्या होता है? ये आपका रेडियस होता है। तो रेडियस तो दोनों जगह सेम ही होगी, ठीक है। डिफरेंस आपको क्या पूछा है? L का रेशियो, मतलब ये वाला h, ठीक है, H1 H2, इसको हम L1 L2 लिखते हैं। तो सिंपल वॉल्यूम अगर हम निकालें तो वॉल्यूम से हमें ये निकल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। तो सबसे पहले आप इसमें कितने मोल्स हैं और इसमें कितने मोल्स हैं ये निकाल लीजिए। पहले देखते हैं फर्स्ट चैम्बर में जो हीलियम वाला है उसमें कितने मोल्स हैं। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स का क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 250 मिलीग्राम, और आपका वैसे कितना होता है? मोलर मास 4, ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकेंड वाले चैम्बर का निकाल लेते जो N2 के लिए, अगेन 250 मिलीग्राम, और आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है नाइट्रोजन का होता है 28, ठीक है। अब आपको देखो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मोलर मास तो आपको पता है, सबसे पहले हीलियम का लीजिए, लेंथ आपको ऐसे लेनी है ना, तो वॉल्यूम ले लिया अगर हम πr²h, ठीक है, रेशियो ये हमने L माना है, L1, ठीक है, H नहीं, इसको L लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दूसरे चैम्बर का L2, ठीक है, L1 L2 ये हीलियम इसके लिए। तो मोलर मास इसका कितना था? 250 डिवाइडेड बाई 4, और इसका कितना था? 250/8, तो इसे हम लिख सकते हैं 250 for 28, ठीक है। ये दोनों कटा, देखिए r² r तो सेम ही होगा दोनों का, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, रेडियस तो दोनों में सेम ही है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो L1/L2 का रेशियो कितना आएगा? अभी 250 कट गई, बचा 28/4, 4 जाएगा 7 में, तो L1 डिवाइडेड बाई L2 का रेशियो कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो आपका VRMS है गैस का, एट टेम्परेचर दिया हुआ है, ये इतना है। तो आपको मोलर मास निकालना है गैस का
एक चीज़ आपको याद रखनी है, यूनिट यहाँ पे दी हुई है, आपको केजी पर मोल में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप RMS का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए, 3RT/m आपको निकालना है, m t आपको दिया हुआ है, ठीक है। और VRMS भी आपको दिया हुआ है। गैस का कितना है 30R, हाफ को हम रूट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका 3R, T आपको दिया हुआ है कितना है 300 केल्विन, ठीक है। m तो आपको निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या कीजिए, हमें m निकालना है तो m को इधर भेज दीजिए, ये रूट ओवर है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा 3R इंटू 300 रूट डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका 30 और रूट आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका 3, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है। और ये आपका 30 है। तो देखिए 3 रूट में है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, और 100 का हम 10 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए 30 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आया 1। बहुत लोग क्या करेंगे, इस आंसर को ए को टिक कर देंगे, जो आपका बिल्कुल गलत है। आंसर 1 नहीं होगा। ये 1 आने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ केजी पर मोल में दिया है, तो आपका आंसर आया है 1, ठीक है। ये आपको नहीं पता कि ये किस में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 10 टू द पावर, आपको पता है 1 ग्राम कितना होता है 10 टू द पावर 3, सॉरी 1 kg होता है आपका 1000 ग्राम में। तो आप क्या करें इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। आपका अभी आया 1 ग्राम में। अब आपको केजी में चेंज करना है, तो सिंपल ये इक्वेशन है, आपको किस में चाहिए केजी में, तो इसको लिखिए ऊपर, और ग्राम अगर नीचे आ जाएगा तो ग्राम कट जाएगा। अब आपकी यूनिट क्या रही केजी में, लेकिन 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, +3 ऊपर गया -3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये है आपका आंसर। आपको याद रखना है, यूनिट ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जब भी आपको VRMS दिखता है सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखा है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसमें लिखा है कि स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की स्क्वायर। इसमें लिखा है स्क्वायर रूट की टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। और इसमें लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, मतलब 1/। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा सही है। इस इक्वेशन के को देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है, रूट T, तो ये वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आया भी हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही है तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं देखिए इसमें दिया एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग। गैस पार्टिकल हैज़ मास बट नो वॉल्यूम, ठीक है। इसमें कहा है कि गैस का जो पार्टिकल है उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। देखिए इसका जो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, इसमें कहा है कि जो नेग्लिजिबल मानते हैं हम इसकी वॉल्यूम को एज़ कम्पेयर टू जो गैस, पूरी गैस की जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये तो ठीक है, ये तो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सी वाला देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कोलिजन द सिस्टम डज नॉट लूज एनर्जी, ये होता है इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी जो कहते हैं कि जो अगर कोलिजन के बाद भी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती, ठीक है, तो इसे हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल एग्जर्ट सेम प्रेशर सेम फोर्स पर यूनिट एरिया ऑल साइड ऑफ द कंटेनर, ये भी सही है, ये भी पोस्टुलेट है। बस ये जो है बी, पार्टिकल आर इन ब्राउनियन मोशन बिटवीन कोलिजन, मतलब ये जो दो कोलिजन है, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का टाइम में जो पार्टिकल है उसका ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है। ये जो कोलिजन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, ये आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ मोशन होता है जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे बोला है कि द रेशियो बिटवीन VRMS वेलोसिटी ऑफ H2 एट टेम्परेचर, इसका दिया हुआ है 50 केल्विन, और VRMS ऑफ O2 एट टेम्परेचर 800 केल्विन। ठीक है, आपको इनका रेशियो निकालना है। तो ये हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी की तरह है। ठीक है, आप पहले इनका फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो कट सकता है कांस्टेंट वो काटेंगे, और उसके बाद टी की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग दी हुई है, और मास भी अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उनका मास आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप खुद से कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में पक्का लिखिएगा। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।